नमस्कार। आज का हमारा पाठ है कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि उन्होंने फादर बुल्के की स्मृति में लिखा है। इस पाठ में उन्होंने फादर बुल्के के प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा, वो उनके व्यवहार के बारे में वर्णन किया है। तो आइए हम सब पाठ को पढ़ते हैं। पाठ की शुरुआत में लेखक फादर की मृत्यु पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक प्रकार का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? लेखक का मानना था कि फादर सबसे मिठास भरा व्यवहार रखते थे, मीठी वाणी में सबसे बातचीत करते थे, व्यवहार करते थे, मीठा व्यवहार करते थे। तो वैसे व्यक्ति के लिए ये जहरीला जो है जहरीली बीमारी क्यों हो गई? क्यों वो इस जहरीली बीमारी से उनकी मौत हो गई? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। फादर हमेशा ईश्वर में आस्था रखते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि किस ईश्वर से पूछे? उसी ईश्वर में वो इतनी आस्था रखते थे और वैसे ही व्यक्ति की मौत इतनी जहरीली जो है बीमारी से हो गई। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? फादर की उम्र हो चुकी थी, काफ़ी उम्र हो गई थी। तो लेखक कह रहे हैं कि आखिरी समय में, उम्र के आखिरी समय में इतनी जो है यातना, इतना कष्ट क्यों झेला फादर ने, जबकि वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, सबका भला करते थे, सबसे मिठासपूर्ण व्यवहार रखते थे। तो ऐसी मौत क्यों हुई उन्हें? फिर उनके वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। पादरियों का जैसा चोंगा होता है सफ़ेद रंग का, तो वैसे ही फादर भी पहनते थे और उनकी दाढ़ी थी सफ़ेद दाढ़ी। तो लेखक को लगता था कि जैसे चमक दे रही है दाढ़ी, चमकीली दाढ़ी, भूरी दाढ़ी थी और उनकी आंखें नीली नीली आंखें थी। और हमेशा वो किसी से भी मिलते थे तो अपनी बाहें खोल करके किसी को भी गले लगाने को आतुर रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। ऐसा नहीं था कि केवल वो लेखक के साथ ही ऐसा करते थे, बल्कि जिसके भी वो संपर्क में रहते थे उसके साथ उनका व्यवहार वैसा ही था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। जब लेखक इलाहाबाद में थे तभी भी वो ऐसे ही मिलते थे और दिल्ली भी जाते थे, तो लेखक से उसी तरह का उनका व्यवहार था। व्यवहार उनका परिवर्तन नहीं हुआ था। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। जब भी मिलते थे लेखक से तो गले लगाते थे। तो लेखक कहते हैं कि उनके गले लगाने पर जो छाती पर जैसा महसूस होता था दबाव, उसी तरह का वो महसूस कर रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को, फादर की स्मृतियों को याद कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो एक उदास शांत संगीत सुन रहे हैं और उनको देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा था। वो इतने करुण थे, सबसे करुणापूर्ण व्यवहार करते थे, सबसे मीठा व्यवहार करते थे और उनसे बात करने पर ऐसा लगता था कि मन कर्म के संकल्प से भर जाता था। किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। परिमल एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें लेखक और फादर जुड़े हुए थे। तो कहते हैं कि एक पारिवारिक रिश्ते के बंधन जैसे थे, जिसके बड़े
फादर बुल्के थे। परिमल जो संस्था है, लेखकों की संस्था थी, तो कहते हैं लेखक कि वो पारिवारिक रिश्ते की तरह था और उसके बड़े जो थे वो फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। परिमल की जब गोष्ठी होती थी तो उसमें हंसी मजाक चलता था। लेखक और उनके अन्य मित्र हंसी मजाक करते थे। फादर उनसे बड़े थे, फिर भी वो उनके हंसी मजाक में शामिल रहते थे और गोष्ठियों में गंभीर बहस होती थी रचनाओं को लेकर के, तो उस पर राय देते थे। फादर अपनी राय और सुझाव देते थे किस तरह उन्हें अच्छा से किया जाए। और परिवार में लेखक कहते हैं कि परिवार में जो भी कोई उत्सव होता था तो एक पुरोहित की तरह, एक बड़े भाई की तरह, बड़े घर के जो बड़े भाई सदस्य की तरह वो खड़े रहते थे। यानी हर उत्सव, हर समारोह में शामिल होते थे फादर और उन्हें आशीर्वाद से भर देते थे। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक ने जब अपने बच्चे का अन्नप्राशन किया था तो पहली बार उनके बच्चे के मुंह में अन्न फादर ने ही डाला था। तो लेखक को वो बातें याद आ रही हैं। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। फादर में इतना वात्सल्य था, इतनी ममता थी कि जैसे उन्हें लगता था, लेखक को, उनके संपर्क में रहने से, कि वो किसी देवदार वृक्ष की छाया में खड़े हैं। देवदार का वृक्ष घना होता है तो ऐसा लगता है लेखक को कि वो देवदार के वृक्ष की छाया में खड़े हैं। लेखक फादर के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। इलाहाबाद की सड़कों में फादर साइकिल चलाते हुए देखे जाते थे तो वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक ने फादर को कभी भी गुस्से में नहीं देखा था, आवेश में, जोश में देखा था और ममता तथा प्यार से लबालब यानी भरे हुए थे। ममता और प्यार से किसी से भी मिलते थे तो वो उसी तरह प्यार भरा व्यवहार करते थे और सबके प्रति ममत्व रखते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। लेखक को आश्चर्य होता है कि कैसे फादर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष तक पढ़ाई करते हुए अंत में जाकर के सन्यासी बनने की इच्छा फादर के मन में कैसे जाग गई, जबकि उनके परिवार में सभी थे, सभी भरे पूरे परिवार था। तो लेखक को आश्चर्य होता है कि फादर इंजीनियरिंग छोड़ करके सन्यासी कैसे बन गए। लेखक फादर से पूछते हैं, आपको अपने देश की याद आती है? फादर कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। लेखक पूछते हैं, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। फादर कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। फादर की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी, बेल्जियम के रैम्स चैपल में उनका जन्म हुआ था। फिर लेखक उनसे पूछते हैं कि घर में किसी की याद? फादर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। जब भी लेखक उनसे माँ के बारे में पूछते थे तो वो माँ की यादों में खो जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनकी माँ हमेशा उन्हें चिट्ठी लिखती थी और भारत आने पर उनके एक मित्र, घनिष्ठ मित्र बन गए थे डॉक्टर रघुवंश। फादर उनसे अपनी माँ की भेजी चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। फादर पिता और भाई से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे,
पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहन बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की थी। बहुत ज़्यादा उम्र बीतने पर फादर की बहन की शादी हुई थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। जब बहन की शादी नहीं हुई थी तो फादर बहन की शादी की चिंता करते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। फादर कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। फिर लेखक उनसे प्रश्न करते हैं, आप सब छोड़ कर के क्यों चले आए? इसका उत्तर फादर देते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, यानी ईश्वर की इच्छा थी। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, यानी वो अपनी मर्जी का काम करेगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ कर के फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास लेने वाला कोई एक शर्त रख सकता था, और वो फादर यह शर्त रखते हैं कि मैं भारत जाऊंगा, यानी सन्यास धारण करके मैं भारत जाऊंगा। ये शर्त वो अपने धर्मगुरु के सामने रखते हैं। लेखक फादर से प्रश्न करते हैं कि भारत जाने की बात क्यों उठी, क्यों आपने भारत आने का इरादा किया? इसका उत्तर देते हैं फादर, नहीं जानता, बस मन में यह था। भारत में आने की उनकी इच्छा थी, इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता मैं भारत आने की बात क्यों उठी, बस मन में मेरी यह इच्छा थी। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार यानी ईसाई धर्म की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता, जो कि अभी कोलकाता से के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए की पढ़ाई की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। उनका जो शोध प्रबंध था उसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। ये शोध प्रबंध उनका था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। परिमल एक साहित्यिक गोष्ठी थी, उसमें वो अध्याय उनके जो राम कथा उत्पत्ति और विकास जो उनका शोध प्रबंध था उसे पढ़े गए। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। मातृलिंग एक लेखक थे, उनका प्रसिद्ध नाटक था ब्लू बर्ड, जिसका रूपांतर यानी अनुवाद फादर ने नीलपंक्षी के नाम से किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए हिंदी और संस्कृत विभाग के जेवियर्स कॉलेज रांची में। और यहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए, यानी दिल्ली में उनकी मौत हो गई। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से मतलब उन्होंने सन्यास धारण किया था। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं है। सन्यासी लोग होते हैं कि किसी से भी उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, दिन दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन फादर ऐसे नहीं थे। इसीलिए लेखक को लगता है कि फादर संकल्प से सन्यासी हैं, यानी केवल उन्होंने सन्यास धारण किया है, मन से वो सन्यासी नहीं है। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। किसी से भी एक बार मिलते थे, उनसे रिश्ता बनाते थे तो वो रिश्ता वो तोड़ते नहीं थे, वो निभाते थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। कितने दिनों बाद भी वो मिले, वैसे ही पुराना व्यवहार उनका रहता था। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। लेखक से
मिलने वो दिल्ली जाते थे, तो किसी भी काम से वो दिल्ली जाते थे तो लेखक से ज़रूर मिलते थे। चाहे किसी तरह की समस्या हो, गर्मी सर्दी बरसात जो भी हो, वो 2 मिनट के लिए ही मिले लेकिन वो लेखक से ज़रूर मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि यह कौन सन्यासी करता है। सन्यासी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन फादर ऐसे नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो एक विदेशी थे, लेकिन फिर भी वो हिंदी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी मन की इच्छा थी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हर मंच से बोलते थे। जहाँ भी उन्हें मंच मिलता था वहाँ से वो बोलते थे और तर्क देते थे कि क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाता देखा गया है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सवाल पर ही वो झुंझलाते उनको देखा गया है। कभी भी लेखक ने उन्हें गुस्सा करते हुए नहीं देखा था, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो तत्पर थे और वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा था, तो इस बात को लेकर के वो झुंझलाते थे और हिंदी वाले जो हिंदी भाषाभाषी लोग हैं उनके द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा यानी हिंदी का जो है महत्व नहीं देते थे हिंदी को। तो ऐसे वो दुखी होते थे फादर, ऐसा देख करके फादर दुखी होते थे जब हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। किसी से भी मिलते थे तो घर परिवार के बारे में, दुख तकलीफ के बारे में ज़रूर पूछते थे और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। और किसी के भी दुख में वो बहुत ही सांत्वना भरे शब्द का प्रयोग करते थे और सामने वाले व्यक्ति के जीवन में रोशनी भर देते थे, यानी उसके दुख तकलीफ़ों को कम कर देते थे अपने शब्दों से। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर उन्हें सांत्वना देते हुए कहे थे कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यानी मौत जीवन का अंत नहीं होता है, जीवन की शुरुआत होती है, एक नई राह की दिशा दिखाती है मौत। फादर के उन शब्दों से लेखक को बहुत ही शांति मिली थी जिसे वो याद कर रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि आज वो नहीं है, यानी फादर की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। दिल्ली में ही लेखक भी थे और फादर भी वहीं बीमार रहे, लेकिन लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब भी वो दिल्ली आते थे तो लेखक से मिलने ज़रूर जाते थे और मिल करके उन्हें अपने गले से लगा लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। लेखक ने जब फादर को देखा तो उस समय उनकी जो उंगलियां, जो उनके बाजू उन्हें गले से लगाते थे, वो आज एक ताबूत में पड़ी हुई थी। उनकी उंगलियां सूजी हुई थी, एक दूसरे से उलझी हुई ताबूत में, यानी जो शव या मुर्दा ले जाने वाला जो बक्सा होता है उसमें उनका जिस्म पड़ा हुआ था और उनकी जो हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। थिर मतलब स्थिर थी। उनके चेहरे पर हमेशा शांति का भाव रहता था। वैसे ही शांति मरने के बाद भी उनके चेहरे पर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, रघुवंश जी उनके परम मित्र थे,
तो कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। कब्रगाह सभी लोग ले जाते हैं, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी उनका कब्र खोदा जा चुका था। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। बहुत तेज धूप थी, चारों ओर कब्रें थी कब्रगाह में और करील की घनी छां थी। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण और उनके बीच में गहरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। जो उनके जो परम मित्र थे रघुवंश जी, वो भी पहले से ही वहाँ मौजूद थे, बहुत दुखी और उदास थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ सभी लोग जो उनके चाहने वाले थे, वो उनके जान पहचान के लोग थे, तो वो सभी लोग कब्र के चारों तरफ सिमट आए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही यानी ईसाई धर्म से उनका अंतिम संस्कार किया गया रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। पास्कल तोयना ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। सचमुच फादर बुल्के किसी रत्न से कम नहीं थे, इसलिए फादर पास्कल ऐसी कामना करते हैं कि फादर बुल्के की तरह और इस धरती से और ऐसे रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर उनकी देह कब्र में उतार दी गई। सभी की श्रद्धांजलि देने के बाद फादर की देह कब्र में उतार दी गई। लेखक आगे कहते हैं कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। फादर सन्यासी थे और सन्यासियों के आगे पीछे कोई नहीं होता है, किसी से कोई उनका संबंध नहीं होता है। तो लेखक कहते हैं कि पता नहीं फादर भी तो सन्यासी थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके जाने के बाद इतने लोग दुखी होंगे, इतने लोग रोएंगे। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग थे जो फादर की मृत्यु से दुखी थे और उनकी आंखें नम थी, वो रो रहे थे फादर के जाने पर। लेखक कहते हैं कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था। इतने लोग रो रहे थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग। लेखक मानते हैं कि वो सबसे अलग थे, उनका व्यक्तित्व सबसे अलग था। सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। उनमें, फादर में मानवीय करुणा भरी हुई थी। लेखक उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक मान करके याद करते हैं। लेखक के शब्दों में लेखक कहते हैं कि उनकी स्मृतियां हम सबके मन में हैं, जो उनके निकट थे। किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बने रहेगी। जिस तरह किसी यज्ञ की पवित्र आग की जो आंच रहती है वो बने रहती है, उसी प्रकार फादर का जीवन भी जो है यज्ञ की आंच की तरह था, जो उनके ऊपर आजीवन बना रहेगा। लेखक कहते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक उन्हें याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं और अपने सर को झुका लेते हैं।